हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योली क्लासेस। तो आज हम आपका करने वाले हैं क्लास 9th का। क्या करने वाले हैं भाई हम क्लास 9th का? आज हम क्लास 9th का जो SOSC है आपका, उसमें भी जो बच्चा SOSC में कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लेगा, स्टैम लेगा, उसकी मैथ्स की क्लास होने वाली है। ठीक है, मैथ्स की क्लास होने वाली है ये। तो करें स्टार्ट अपनी मैथ्स की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, नहीं डाल पाई थी क्लास 9th के लिए, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं बिजी थी, इसलिए नहीं डाल पाई। तो आज करेंगे हम। और सबसे पहले बता देना चाहती हूँ, वैसे तो अभी तक आप सभी ने इसे देख लिया होगा, बट जो भी न्यू बच्चे हैं उनके लिए, जो आपका राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय है, पहले हम उसकी प्रेपरेशन कराते थे। ठीक है, तो अब इस प्लेलिस्ट का नाम मैंने SOSC करके डाल दिया है, तो आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें सारी चीज़ें आपकी मैथ्स, साइंस और आपकी रीजनिंग की सभी चीज़ें हमने पहले करा चुके हैं, और वही सेम आपका सिलेबस है। बस डिफरेंस क्या हुआ है, पहले आपके में ह्यूमैनिटीज़, GK, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब आता था, लेकिन अब आपके में इनको बांट दिया गया है, लेकिन सिलेबस तो हमारा वही है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। सेकंड, आपकी जो SOSC की ऑफिशियल मैंने यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें जो भी अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में सिलेबस में दिक्कत है तो आप चेक कर सकते हैं उसे। हाँ जी, तो आज बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के, मैथ्स के बारे में। और पहले ही बता देना चाहूंगी, पिछली क्लास से इस क्लास का जो लेवल होगा ना, वो थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, थोड़ा सा हाई होगा। जैसे जैसे आपकी क्लास जो है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो लेवल है वो क्वेश्चंस का हाई होता चला जाएगा। क्योंकि SOSC में छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आने वाले नहीं है, बड़े बड़े आने वाले हैं, इसलिए हमारी तैयारी भी बड़े बड़े क्वेश्चंस की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। अब जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? आप सभी ने पढ़ रखा है, काफी इजी है। हाँ जी, जल्दी से आंसर दे दीजिए मुझे। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसका एक काम रहता है कि पूरी ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर को देना। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो इसका जो रैशनल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P अपॉन में Q। ठीक है, P अपॉन में Q को रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त बस इतनी सी होती है कि हमारा जो ये Q है, जो हमारा डेनोमिनेटर में Q है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी आपकी शर्त होती है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आपका P 0 हो सकता है, या फिर आपका Q -1 -2, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इंटीजर्स में, बट 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर हम अपना जो डिजिट है, कोई भी नंबर है, अगर हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 0 ही आता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, P अपॉन में Q की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब हमें यहाँ से बोला गया है कि इन चारों में से देख के बताओ कि कौन सी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्या है? नहीं है लीनियर इक्वेशन, वो भी वन वेरिएबल में। अब वेरिएबल का मतलब सबसे पहले समझा जाए तो वेरिएबल क्या होता है, आ जाइए इस साइड। वेरिएबल जैसे कि आप अपनी कोई भी इक्वेशन में x देखते हैं, y देखते हैं, z देखते हैं, ठीक है, a देखते हैं, b देखते हैं, या फिर कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट आप देखते हैं, तो ये जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन है बड़ी प्यारी सी। तो ये इक्वेशन क्या है, ये वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल में ये इक्वेशन है। साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मींस जिसमें जो हमारा x है इसकी पावर 1 हो, यानी कि अगर हम इस 1 को शो करें तभी भी चलता है, अगर हम इस 1 को शो ना करें तभी भी चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शर्त होती है वन वेरिएबल का मतलब कि यहाँ पे ओनली एक ही वेरिएबल हो, यानी कि चाहे तो x हो, चाहे y हो, या फिर चाहे z हो। अब टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल 4y प्लस में 3x इक्वल टू 0।
कुछ इस तरीके से आ जाए तो ये आपका 2 वेरिएबल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब फटाफट से देखिए इन 4 ऑप्शंस में से बता दीजिए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अब तो हमने सभी कुछ समझ लिया है। फटाफट से बताइए बताइए। आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा इसका आंसर। बहुत ही इजी था, समझने के बाद इजी हो जाता है। तो क्या है आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वाई? बिकॉज यहाँ पे x प्लस में y दिया हुआ है। अब अगर हम 33 को हम इस ब्रैकेट वाले से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आती है, इसको भी बता देती हूँ। 33 और फिर ब्रैकेट में हमें x प्लस में y दिया, तो 33 यहाँ पे क्या है, इंटू में है दोनों के साथ। तो 33x प्लस में 33y इक्वल टू आपका 0। ये आपकी कुछ इक्वेशन यहाँ पे हमारी बनती है। ठीक है, ये हमारी कुछ इक्वेशन बनती है, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए। ऐसे करके भी दे सकते हैं ताकि आप सभी पता ना लगा सके, है ना। इसीलिए हर एक उससे हमें देख के चलना है अपने क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 43 नहीं है ये मैं बताती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ये है 4 का क्यूब अंडर रूट क्या है, अंडर रूट क्यूब 1000। ठीक है, क्या है द वैल्यू ऑफ 4 का क्यूब अंडर रूट 1000 इज। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या निकल के आने वाली है बताइए जल्दी से वैल्यू इसकी। आई थिंक काफी बच्चों ने बता दिया होगा। देखते हैं इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। देखो, जब हमारे पास यहाँ पे क्यूब है और हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट भी है ना। आप सभी को दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्यूब है और साथ ही साथ हमारे पास क्यूब रूट भी है। तो अब जो क्यूब है और जो क्यूब रूट है ये आपस में कट हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्यूब कैंसल आउट हो गया, क्यूब रूट कैंसल आउट हो गया, तो ये जो 1000 था, 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 क्यूब होता है 10 का। ठीक है, अब जो क्यूब था 4 का वो कट हो गया, क्यूब रूट कट हो गया, तो क्या बचा, एक मल्टीप्लाई का साइन बच गया। तो 4 इंटू 10 हमारा क्या होता है, 4 इंटू 10 हमारा होता है 40। क्या होता है, 40 यानी कि 40। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक्चुअली 5 नहीं है, देखिए यहाँ पे 15 है। ठीक है, जैसे मैंने गलत रीड कर दिया क्योंकि यहाँ पे कलर था इसीलिए। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है एंड आपका 10 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। यानी कि लेंथ अगर पहले बोला है तो लेंथ आपकी 15 होगी। ठीक है, ब्रेथ बाद में बोला तो ब्रेथ आपकी 10 होगी। करेक्ट, देन इट्स एरिया इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसके रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस में b। यही होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अगर आप साइन लगाते हैं तभी भी चलेगा, नहीं लगाते हैं तभी भी चलेगा, कोई गलती नहीं है इसमें। फिलहाल हमें यहाँ पे सोल्व तो करना ही नहीं है, वो तो मैं आप सभी को कराने के लिए बता रही हूँ। मन मन में कैलकुलेशन कीजिए और अपना राइट आंसर लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, बहुत इजी है। आपकी लेंथ कितनी थी, आपकी लेंथ थी 15, तो यहाँ पे हम 15 पुट कर देते हैं। ब्रेथ आपकी थी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चालाकी की है। क्या की है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या चालाकी की मैंने। यहाँ पे आप सभी को चेक करने के लिए मैंने एक बड़ी प्यारी सी आप सभी के साथ शरारत कर दी है। क्या की है बताओ। जिस बच्चे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो तभी कहेगा कि मैम आपने इस फॉर्मूले को गलत लिखा है। मैं ये चेक करना चाहती थी कि कितने बच्चों को फॉर्मूला करेक्ट आता है या नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये भी डिफरेंस बताती हूँ कि पेरीमीटर और जो एरिया है उसमें क्या होता है। जैसे कि एक ये बड़ा प्यारा सा रेक्टेंगल मैंने बना दिया है। ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब होता है इसके अंदर,
इसके अंदर का एरिया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका बाहर का जो आउटर है, जो आउटर आपकी लाइन है ये बाहर की, इसको हम जब नापेंगे तो ये आपका निकल के आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो गलत बताया पहले, बिकॉज मैं चेक करना चाहती थी, ऑफ कोर्स आप सभी को भी, और आप अपने आप को भी चेक करेंगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 2 इंटू एल प्लस में बी नहीं होता है, कट कर दीजिए। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा? पहले हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, अपने इसको रब कर लेते हैं भाई, इसको भी रब कर लेते हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा किया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे, और सबसे बड़ी बात ये आपका पेरीमीटर है। क्या है ये? पेरीमीटर ऑफ क्या है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया। क्या बताया है? पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बताया है आपको। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर कहें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। बहुत ही सिंपल है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी थी? 15 थी, ब्रेथ कितनी थी? 10 थी, तो आंसर हमारा आ जाता है 150। कितना आ जाता है? 150। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा एक चीज याद रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर आपसे ऑप्शन में खाली ऐसे दे दिया जाए 150 सेंटीमीटर, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा, उसे आपको बिल्कुल भी करेक्ट नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इजकल टू 3 इज, ओ सॉरी 7 इज। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इजकल टू 7 हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन भाई? इसका मतलब सिंपल है कि x की वैल्यू पूछी गई है, क्या निकल के आने वाली है देखते हैं। यहाँ पे आपको ये माइनस में 3 है, तो जब हम इस माइनस 3 को 7 के पास भेजेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। प्लस का 3 जैसे ही ये बनेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये जो x के पास 2 महाशय बचे, इसको जब हम 10 के पास भेजेंगे तो अब ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड से कट होके आंसर आ जाएगा आपका 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आती है? x की वैल्यू आती है हमारी 5, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है भाई? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर दो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर, मैं पहले इस इक्वेशन को लिख देती हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो क्या है हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 इजकल टू एक्स का क्यूब। ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री आप सभी को पता होगा क्या होती है डिग्री, बताओ फटाफट से आंसर बताओ, बहुत इजी है। अब डिग्री के बारे में सबसे पहले बात करें तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मींस यहाँ पे वेरिएबल का मतलब मैं पहले समझा चुकी हूँ, x यहाँ पे वेरिएबल है, x यहाँ पे वेरिएबल है। पावर क्या होती है? जो यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि x का स्क्वायर, x का क्यूब, जो, और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ी हो। तो बस सिंपल आंसर क्या है? 3। डिग्री आपकी इस इक्वेशन की 3 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे x की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3 है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 centimeter. If the length of the rectangle is 6 centimeter, then its breadth will be. अब हमें यहाँ पे बोला गया है पेरीमीटर, जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और फिर हमें कहा है लेंथ हमें दे दी गई है कितनी? लेंथ हमको दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हमें बतानी है ब्रेथ। तो लेंथ है और पेरीमीटर है, ब्रेथ बताने में बहुत इजी है, फॉर्मूला हमने पहले समझ लिया है क्या होता है। तो फॉर्मूला फटाफट से पुट कर देते हैं। आपका क्या है? पेरीमीटर है आपका 20 सेंटीमीटर, और आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू में ब्रैकेट में l प्लस में b, ठीक है। पुट करते जाओ वैल्यूज को, 2 इंटू 6
प्लस में क्या है, b है तो ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, और इस साइड है 20 सेंटीमीटर। अब इस 2 को 6 से इंटू कर दो और b से इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है, प्लस में 2b। इस साइड क्या है, 20 है, 20 सेंटीमीटर। अब ये 12 जो है यहाँ पे प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 12 इजकल टू 2b। तो हमारा 20 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 8 बचेगा, 8 बचता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इस साइड आके, ठीक है। हमारा क्या बचता है, 8 बचता है। b के पास क्या था, 2 था, 2 किस में था, मल्टीप्लाई में था, 8 के साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और काटेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारी जो ब्रेथ है वो बेसिकली क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्या है हमारी ब्रेथ, क्या निकली, जो हमें फाइंड करना था वो निकली हमारी 4 सेंटीमीटर। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइडेड 135 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बताना है। जब हम इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले, यानी कि कोई ऐसे नंबर से हम 135 को डिवाइड करें कि हमें मिले क्या, परफेक्ट क्यूब मिले हमें। तो कैसे पता करें भाई, ऐसा नंबर कैसे निकाल के लाएं। अब ये तो है नहीं कि हम हर इससे डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं है अपन के पास। क्या करेंगे हम, 135 है, 135 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, मींस एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, 135 है और कितने पे जाएगा, 5 3 8 8 1 9 9 है, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी है, 3 की डिविजिबिलिटी है, तो कितने पे आएगा, ये आएगा 4 और ये आ जाएगा 5, क्योंकि 13 यानी कि 12 और एक बच गया तो 15 15 यानी कि 5। अब दोबारा से जाएगा 3 पे ही, कितना आ जाएगा, 3 पे दोबारा से जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, बताओ जल्दी से, 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 3 जा 45 होता है। फिर दोबारा से 3 पे जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 पे जाएगा, फिर आएगा 1, तो हमारे पास 3 3 3 आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, क्यूब का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 3 का क्यूब आ रहा है, इंटू में 5 का 1 आ रहा है ना, 5 की पावर 1 आ रही है। तो जो आपका जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि जो क्यूब नहीं आ रहा है, वो बस आपका डिवाइड करना है नंबर, यानी कि 5 का क्यूब नहीं आ रहा है तो 5 को इससे डिवाइड कर देंगे। यही वैसे हमारा आंसर है, 5 हमारा आंसर आ जाएगा बी। बट इसके आगे का भी सोल्व करके दिखाती हूँ। तो 5 से अगर हम 135 को डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा, 2 पे, 3 बच गया और 5, फिर 7 पे गया, यानी कि टोटल हमारा 27 आ गया। अब 27 किसका क्यूब होता है, बताओ फटाफट से, 27 किसका क्यूब होता है, 27 क्यूब होता है 3 का। तो है ना एक ये परफेक्ट क्यूब, इसीलिए बस हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या है पहले से रीड कर लेते हैं, फिर कलर को ऑन करेंगे। आपका क्वेश्चन है द एज ऑफ द फादर ऑफ 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी कि जो हमारे फादर हैं उसकी एज कितनी है, 3 गुना है उसके सन की एज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फादर को हम x मानते हैं और सन को हम y मानते हैं, तो जो फादर हैं वो क्या है, वो 3 गुना है अपने सन की एज से, ठीक है। यानी कि 3x इजकल टू y, हमने सन की एज को y माना है। इफ द एज ऑफ द सन इज 15, अब हमें कह दिया गया है कि आपका जो आपका वो है सन है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 15, कितनी है 15। तो फादर की एज कितनी होगी ये बताना है। अब ये कैसे बताएंगे देखिए, हाँ, तो यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या हुई, अगर गड़बड़ी हुई इक्वेशन में तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, अब अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो इसका मतलब सन की एज जो है वो फादर की एज से 3 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फादर है हमने उसे माना है x, सन को हमने माना है y। फादर की एज 3 गुना है उसके सन से, यानी कि 3x।
3y। ठीक है, तो ये हमारी राइट इक्वेशन है, वो हमारी रॉन्ग इक्वेशन है। अपने आप को हर जगह सही रखना है, एक भी जगह अगर आप गलती करते हैं तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही समझाना चाहती हूँ मैं, मैथ्स में यही फंडा होता है आपका। तो देखिए अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, x इजकल टू 3y। सन की एज बता दी 15 है, फादर की एज निकालो, फादर की एज कितनी होगी, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इजकल टू 3 इंटू में 15 कर देंगे, आपकी एज निकल जाएगी 45। क्या निकल जाएगी, 45। ठीक है, 45 निकल जाएगी हमारी x की वैल्यू, और यही हमारे फादर की एज है। तो 45 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे गलती करती या फिर अगर आप गलती करते, इस इक्वेशन को करेक्ट मानते, तो आपकी एज जो है फादर की वो कुछ और ही निकल जाती। इसीलिए करेक्ट इक्वेशन बनानी है, यही होता है फंडा। ठीक है, करेक्ट इक्वेशन बनी तो आपका आंसर भी करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक रोम्बस है, उसका एरिया कितना है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बता दिया कि एक जो डायगोनल है वो क्या है, वो 16 सेंटीमीटर है। तो अब इन्होंने बताया है कि दूसरे डायगोनल की भी जरूरत होती है। तो डायगोनल नंबर 2 को हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले हमें रोम्बस का एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की शेप कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इस तरीके की होती है। इसमें हमारे डायगोनल्स यानी कि ये आपका D1 है, ये आपका D2 है। ठीक है, ये हमारा हो गया रोम्बस। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2 अपॉन में 2। ठीक है, D1 इंटू D2 अपॉन में 2, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। तो बस वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे, फटाफट से करते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट। क्लियर कर दिया मैंने सब, अब साफ साफ है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर था। फॉर्मूला था हमारे पास D1 इंटू D2 अपॉन में 2। तो अब D1 हमारे पास गिवन है 16, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 16 इंटू D2 अपॉन में 2। 2 से 16 कट जाएगा 8 पे, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है D2 के साथ, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इस साइड जाके हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो 240 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आने वाला है 30, क्योंकि 8 जो है उसके टेबल में 24 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और पीछे का 0 एज इट इज। ठीक है, तो 30 आ गया। यानी कि हमारा जो D2 है उसकी वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर, एंड योर करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, और जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उनको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आप न्यू है तो। साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास। और क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक कहाँ पे है, आपकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन। ठीक है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी क्लास, अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।